प्रॉब्लम पढ़ें आप इस तरह से है ना, उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या करें, नोट्स बनाते जाएं, वहीं पे साइड में लिखते जाएं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। लिखने का भी मार्क्स होता है, आपकी स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए दिखने में बहुत सिंपल सा लिख रहा है, सर हमने इसे सोल्व कर दिया, लिखना भी तो है। मोल की बात वो कर ही रहा है कि 1 मोल एयर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया था। हमारे पास सब हर पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यूज पता है, हम स्टेप 5 में भी टेम्परेचर किसी तरह निकाल लेते हैं तो हमारा काम बढ़ जाएगा। ये अजम्पशन भूल गए तो आप क्या सोचोगे, सर एक्सट्रीमली फास्ट हो रही है, रिवर्सिबल मानते हैं और सोल्व कर जाते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। तो आज आपका स्वागत है अपने INCHO की इस PYQ सीरीज में, जिसमें हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के INCHO में जो अभी तक क्वेश्चंस आए उनमें से कुछ सेलेक्टेड और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम लेके आए हैं ये बेटा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। ये आपके 2024 वाला जो पेपर है उसके अंदर पूछा गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्रॉब्लम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये INCHO 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर है। अच्छा, प्रॉब्लम कैसी है पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि प्रॉब्लम में कुछ इस तरह के डेटा आपको दिए हुए हैं। आप देख पाओगे कि 3 से 4 स्लाइड्स सिर्फ आपकी उस क्वेश्चंस को पढ़ने में ही चली जाएगी। तो बेटा INCHO के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी रीडिंग स्किल चेक की जाती है, आपका डाटा एनालिटिक्स वाला पार्ट चेक किया जाता है, आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, आपकी कैलकुलेशन को हम साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट और आपका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है और आपकी एप्लीकेशन वाली पार्ट भी चेक की जाती है। तो बेटा आपकी रीडिंग स्किल है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, कहाँ पे कब क्या डाटा दे रखा है सब आपके माइंड में होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो बेटा हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा, यहाँ डायग्राम देख के हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये एक चैम्बर ए है, ये एक चैम्बर बी है। उन्होंने ऐसा कुछ चैम्बर दिया हुआ है और प्रॉब्लम की जो हेडिंग डाली है वो है हमारे पास अ हैंडमेड फ्रीजर, मतलब एक हैंडमेड फ्रीजर बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना हमें प्रॉब्लम देख के समझ में आया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फ्रीजर जैसा काम करने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या बोल रही है, प्रॉब्लम बोल रही है कि एक स्टूडेंट है, मेड एन आइसक्रीम फ्रीजर। अच्छा देखो, उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो एक है ना आइसक्रीम फ्रीजर बना रहा है। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एज पार्ट ऑफ ए स्कूल प्रोजेक्ट, उसके स्कूल प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें वो एक आइसक्रीम फ्रीजर बना रहा है। आप भी आपके स्कूल प्रोजेक्ट में ये ट्राई कर सकते थे जब आप स्कूल में अच्छे से क्या कर रहे थे, एजुकेशन कर रहे थे। अब तो आपका 12th बोर्ड आने वाला है, तो आई थिंक आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सब डन हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। He kept the freezer in an open space where the temperature was 27 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर वहां पर दिया हुआ है। फिगर ऑन द राइट शो द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीजर। तो ये हमारा फ्रीजर का अरेंजमेंट उसने दिखाने की कोशिश की है। चैम्बर ए इज द फ्रीजर चैम्बर हैविंग एन एयर वॉल्यूम, यानी ये हमारा जो है ना ये फ्रीजर है, दिस इज योर फ्रीजर चैम्बर, यानी इसमें कोई चीज फ्रीज होगी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हैविंग एन एयर वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर। अच्छा, इसमें जो एयर का वॉल्यूम है ना वो कितना है, वो 100 लीटर है, ये भी मैंने लिख दिया। तो देखो बेटा, है ना, प्रॉब्लम सोल्व करने का सबसे शानदार तरीका क्या होता है, बहुत बड़े पैराग्राफ होते हैं, बहुत बड़े पैराग्राफ होते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि 4 से 5 स्लाइड सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर जा रही है। तो आप जब भी प्रॉब्लम पढ़ें आप इस तरह से है ना उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या करें, नोट्स बनाते जाएं, वहीं पे साइड में लिखते जाएं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी 300 केल्विन है। इसका जो वॉल्यूम है वो एयर का इसमें 100 लीटर है, इतना एयर इसमें ऑक्यूपाई हो सकती है। Which on 5 साइड was enclosed by wooden panel, यानी उसने बोला है कि जिसकी 5 साइड्स है वो वुडन पैनल से क्या हो रही है, कवर की हुई है। Having very low thermal conductivity, very low thermal conductivity मतलब एक तरह से आप बोल दो कि कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। On the 6th side the chamber is made up of copper sheet which is in contact with chamber B। देखो ये चैम्बर बी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चैम्बर ए और चैम्बर बी को क्या कर रखा है इन्होंने, एक एरिया को कनेक्ट कर रखा है। किससे कर रखा है, कॉपर शीट से कर रखा है। ठीक, which is in contact with chamber B, fully made up of copper metal। chamber B is a cuboidal cylinder having square cross section 20
5:25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो 25:25 का है। बहुत बढ़िया। थ्रू विच अ पिस्टन कैन बी मूव अप एंड डाउन यूजिंग अ हैंडल। वो देखो ये पिस्टन दे रखा है, इससे हम इस को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। ठीक है। कंप्रेशन एंड एक्सपांशन ऑफ एयर इन चैम्बर बी लीड्स टू अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग। कंप्रेस होगा या एक्सपांशन होगा, उसके बेसिस पे टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो उससे हीटिंग और कूलिंग होगी, ऐसा बोल रहा है इवेंचुअली, है ना। ऑफ दिस चैम्बर इवेंचुअली कूलिंग ऑफ चैम्बर है, और इससे क्या होगा, जो भी हीट एक्सचेंज होगा उससे चैम्बर में ए में क्या होगी, कूलिंग जनरेट होगी। तो बेटा ये यहाँ तक जो पैराग्राफ था वो हमें समझ में आया, उससे हमें ये कुछ डाटा मिले तो वो हमने क्या कर लिए, यहाँ नोट डाउन कर लिए। अभी तक देखो, अभी तक तो सिर्फ प्रॉब्लम चल रही है, अभी तो उसने एक सिनेरियो बनाना स्टार्ट किया है। यानी ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त आपको आपकी एक्यूरेसी, आपकी रीडिंग स्किल, आपकी कंसंट्रेशन सभी को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ आपका चेक करता है। तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ तक क्या समझ में आया कि हाँ भाई ये दो चैम्बर है, दोबारा बता रहा हूँ, ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है। ठीक है, चैम्बर है, चैम्बर ए में टोटल कितनी साइड्स है, टोटल 6 साइड्स है, जिसमें से एक साइड पे क्या है, चैम्बर बी से वो कनेक्टेड है, किसके थ्रू, कॉपर प्लेट के थ्रू। और बाकी जो 5 के 5 साइड्स है वो वुडन की बनी हुई है, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ना के बराबर, यानी वो इंसुलेटेड है। ये हमें डाटा यहाँ पर दे दिया गया। टोटल इसमें जो एयर फिल हो रही है वो कितना हो सकती है, 100 लीटर हो सकती है, रूम टेम्परेचर है। अच्छा, चैम्बर बी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है उसने 25 × 25 दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसने यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है ना। इस डायग्राम वो भी दिया, उसके बाद ये दिया, उसने दिया है कि देखो ये इंसुलेटिंग वॉल है, ये उसने लिख दिया इंसुलेटिंग वॉल है। ठीक है, कुछ तो भी है यहाँ, कुछ आपने आइसक्रीम इसमें रख रखी है, लेट्स से ये आपकी आइसक्रीम है। ठीक है, दिस इज योर आइसक्रीम। आइसक्रीम जमानी है आपको, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस आपको बताया, और यहाँ से पिस्टन को आप ऊपर नीचे मूव करोगे, जिससे कि अंदर क्या होगी, कूलिंग होगी। अब क्रॉस सेक्शन व्यू उसने जनरेट कर दिया, है ना, ये स्टार्टिंग में है। उसके बाद जब प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद ये H2 हाइट तक जाता है। H1 की वैल्यू उसने दे दी है कितना, 39 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो चैम्बर ए है इसकी हाइट भी दे दी है कितना, 31 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी डाटा उसने दिया हुआ है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन में ना भर भर के डाटा दिया जाता है, इतना डाटा दिया जाता है ना कि कौन सा डाटा कहाँ यूज करना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये हमें दिख गया, क्रॉस सेक्शन हमें पता ही है, तो हमने ये भी अंडरलाइन कर लिया। चलो इस डायग्राम से तो इतना ही समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन अभी कंटिन्यू है, अभी पैराग्राफ कंटिन्यू है। वो बोलता है कि द चैम्बर बी वाज सो डिजाइन दैट व्हेन द पिस्टन वाज एट मैक्सिमम हाइट H1 इक्वल टू 39 सेंटीमीटर, मैक्सिमम एयर वॉल्यूम V1, ठीक है, 1 mole of air at 27 डिग्री सेल्सियस had pressure of 1 atm, treat air to be ideal gas। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी हम PV इक्वल टू NRT यूज कर सकते हैं, इसके लिए आइडियल गैस की तरह हमें ट्रीट करना है थ्रू आउट दिस प्रॉब्लम। ठीक, अब उसने कुछ हीट कैपेसिटीज वैल्यू दी हुई है, आइसक्रीम की दी हुई है ना, कॉपर की दी हुई है, ईच कॉपर वॉल्स ऑफ चैम्बर भी दिया हुआ है, बेस प्लेट का हमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें एयर की दे दी है, डेंसिटी दे दी है, और गामा की वैल्यू दे दी है। ठीक भाई, ये सारा डाटा हमें दे दिया गया है। तो काफी सारी डाटा और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में दी गई है। करना क्या है, समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब वो कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो प्रोसेस हो रही है ना वो कैसे हो रही है। देखो सिस्टमेटिक पढ़ते जाओ, समझते जाओ क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार में पढ़ने के बाद जब आप ऐसे क्वेश्चंस को, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन सामने होता है तो आप क्या करते हो, आप है ना स्टार्टिंग से पढ़ते हो और एंड तक पहुंच जाते हो। ऐसे नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ो, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो। तो एक पैराग्राफ खत्म हुआ, उस पैराग्राफ से जो डाटा मिला है उसको लिख दो, है ना, एनालिसिस करो और फिर आगे बढ़ो। तो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो अप्रोच है वो बढ़ेगी। आपको पैराग्राफ बोलना क्या जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि दो चैम्बर थे, उनके बारे में कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, चैम्बर बी में पिस्टन लगा रखा है जिसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जिससे कूलिंग हीटिंग होगी, उसके बेसिस पे चैम्बर ए कूल होगा। इतना समझ में आ गया और डेटा दिख गया। अब प्रोसेस क्या हो रही है ना, ये फ्लो डायग्राम कुछ उसने बनाया और कुछ बोलने की कोशिश की, समझते हैं। द स्टूडेंट स्टार्ट द कूलिंग साइकिल विद पिस्टन एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, जब हाइट कितनी थी, 39 थी, वहां से स्टार्ट करता है। एंड ऑल कंपोनेंट्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, सारे के सारे कंपोनेंट उसने बोला है कि किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ठीक है भाई,
कंसिडर अ साइकिल ऑफ 4 स्टेप्स एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको क्या करना है, आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो स्टेप 1 में T1 P1 V1 है, T2 P2 V2 पे लेके गया, कैसे लेके गया, कौन सी प्रोसेस है वो सब अभी मेंशन नहीं किया गया है ना। फिर स्टेप 2 में उससे T3 P3 V3, स्टेप 3 में T4 P4 V4 और स्टेप 4 में T5 P5 V5 और उसके बाद स्टेप 5 से उसने रिपीट कर दिया वापस, उसे कहाँ ले गया, इनिशियल पोजीशन पे T2 P2 V2 पे और फिर वहां से स्टेप 2 में ले जा रहा है। तो ये डायग्राम दिया, ये आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, क्या है अभी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये बताया कि इस तरह से वहां पर 4 से 5 प्रोसेस हो रही है। ठीक, ये डायग्राम भी क्लियर है, होप क्लियर ही है। अब उसने कुछ बोला है, क्या बोला है समझते हैं। स्टेप 1, यानी अब वो स्टेप 1 की बात कर रहा है और स्टेप 1 का इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अभी तक देखो क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक क्वेश्चन पूछने के लिए जो पैराग्राफ है वही चल रहा है कि द पिस्टन वाज पुश्ड डाउन एक्सट्रीमली फास्ट टू H2 हाइट सच दैट द वॉल्यूम ऑफ चैम्बर B रिड्यूस टू V1/5, यानी 5 टाइम्स वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो गया। यानी ये हमें एक तो पॉइंट याद रखना है कि वो एक्सट्रीमली फास्ट, अच्छा बहुत फास्ट उसने किया। तो यहाँ पर इस वर्ड पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि सर जब एक्सट्रीमली फास्ट करते हैं, सडन करते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, ऐसा हम सोच के चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही सोचते हैं कि सडन चेंज होगा तो प्रोसेस कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, है ना, और स्लो चेंज होता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। अब उसने देखो क्या दिया हुआ है, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उस जब वहां पे देते हैं ना, वहां पे पैराग्राफ होते हैं ना, आप जब क्वेश्चन देखो ना, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कंटिन्यू लाइंस होती है और ऐसा छोटा सा है ना एक अजम्पशन लिख दिया होता है। ये अजम्पशन भूल गए तो आप क्या सोचोगे, सर एक्सट्रीमली फास्ट हो रही है, इरिवर्सिबल मानते हैं और सोल्व कर जाते हैं, यही सोचोगे। बट देखो उसने क्या लिखा है, मैं इसको अलग अलग स्लाइड्स पे इसलिए करके लाया हूं कि आपको समझ में आए कि एक एक लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है पैसेज की। उसने लिखा है अज्यूम दैट एयर कंप्रेशन इन ए चैम्बर बी, चैम्बर बी मतलब जिसमें पिस्टन लगा हुआ था, वाज कंप्लीटली रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। उसने बोला है कि कितना ही फास्ट आपका पिस्टन नीचे मूव करे, उसके अंदर जो भी प्रोसेस होगी वो कैसी है, स्टेप 1 के अंदर रिवर्सिबल है एंड एडियाबेटिक है, लिख दिया। ठीक है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब Q0 है और रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल है तो हम वो 3 इक्वेशन P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा यूज कर सकते हैं, है ना। यहां से क्या क्या समझ में आया, एडियाबेटिक है Q0 होगा, डेल्टा U किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला टर्म भी हम यूज कर सकते हैं। इतना मेरा माइंड यहाँ तक क्लियर हुआ, बट क्या क्वेश्चन आया, अभी भी नहीं है। यहां तक चली है सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ उसने दिया है कि ये यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट स्लाइड पे। यानी हम 7-8 स्लाइड अभी तक पढ़ चुके हैं, अभी तक क्वेश्चन के बारे में तो बात ही नहीं हुई है, अभी तक तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है वो हमने समझने की कोशिश की। अब क्वेश्चन 1 आता है। क्वेश्चन 1 बोलता है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर T2 एंड प्रेशर P2 ऑफ एयर इनसाइड चैम्बर B एट द एंड ऑफ द स्टेप 1। यानी जब स्टेप 1 एंड होती है तो ये रहा, स्टेप 1 एंड होती है तो ये वाली चीज है ना, ये वाला क्या प्रोसेस हुआ है, T1 P1 V1 से T2 P2 V2 गया है। लिखते हैं T1 P1 V1 से T2 P2 V2 गया, दिस इज योर स्टेप 1। तो स्टेप 1 के एंड पे आपको T2 निकालना है और P2 निकालना है। ठीक, V2 की उससे कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, तो हम उसके को भी अभी देख लेंगे। अब प्रोसेस कैसी है, तो उसने बोला है कि सर एडियाबेटिक रिवर्सिबल है। अब एडियाबेटिक रिवर्सिबल है तो हम क्या ऐसा यूज नहीं कर सकते, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ये हमें पता है। मैंने क्यों लिखा, अब मुझे निकालना है P2, मुझे निकालना है T2, तो मुझे V1 और V2 अगर मिल जाए और P1 मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P1 मतलब जहां ये इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है। अब कहां से लिए डेटा, तो देखो आते हैं प्रॉब्लम पे पीछे। जब आप प्रॉब्लम पे पीछे आओगे तो उसने यहां पर दिया हुआ है कि व्हेन द पिस्टन वाज एट मैक्सिमम हाइट, जब सबसे ऊपर पिस्टन था यहां पर H इक्वल टू 39 सेंटीमीटर पर,
1 मोल ऑफ एयर थी 300 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 एटीएम प्रेशर पे, किसके अंदर, चैम्बर बी के अंदर। तो क्या मेरा ये P1 और ये मेरा T1, ये मेरा T1, और यहाँ से जो भी वॉल्यूम आएगा वो मेरा V1 नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उसने दे दिया डाटा, तो इसको हम लिख रहे हैं वहां पर उस प्रॉब्लम में। तो ये मेरे पास आया P1 की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 1 एटीएम है। T1 कितना आ गया, T1 मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन है। अब बात आती है वॉल्यूम V1 कितना होगा। तो V1 वॉल्यूम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, बोलो, लिख सकता हूँ ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं ए ही रखता हूँ, हाइट इनिशियली मेरे पास 39 है। अब उसने बोल दिया कि जो V2 है वो V1/5 है। देखो कहाँ बोला, उसने बोला ये रहा कि जो स्टेप 1 में प्रोसेस हो रही है इस तरह से हो रही है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2, तो V2 जो है वो V1/5 है। तो मैं लिख देता हूँ, तो मेरे पास V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39/5 क्या ए, ये मेरे पास V2 आ गया। अब जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, प्रोसेस एडियाबेटिक है। हम सब यहाँ पर वैल्यूज आपको पुट करके और सोल्व करके आंसर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन बना कितना सिंपल, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर क्या ही क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते, पूरा पैसेज पढ़ते, 3 बार भी पढ़ते ना, आपको समझ में नहीं आता कि वो पूछना क्या चाह रहा है। तो बेटा प्रॉब्लम कब सिंपल लगती है, जब हम उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उसको ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। पहले पैराग्राफ को ब्रेक डाउन करो, दूसरे को ब्रेक डाउन करो, तीसरे को ब्रेक डाउन करो, इन्फॉर्मेशन निकाल लो, साइड में लिख लो और उसको फिर एनालिसिस करो। तो अब देखो कितना आसान हो गया। सर इतनी सी चीज पूछी थी और उसके लिए देखो उसने क्या किया, 7 स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। इतना ही है। तो क्या हमें P1 दिया हुआ है, ये रहा। क्या हमें V1 दिया हुआ है, ये रहा, है ना। क्या V2 दिया हुआ है, ये रहा। क्या P2 नहीं निकाल सकते, अच्छा गामा एयर का लेंगे 1.4 तो हो गया। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो 1 इंटू इसको लिखो क्या, 39A की पावर 1.4 विच इज इक्वल टू P2 निकालना है। V2 कितना हो जाएगा, 39/5 A होल पावर 1.4। ठीक है, तो देखो 39A से 39A कैंसिल आउट, तो P2 की वैल्यू कितना हो गई, 5 की पावर 1.4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कुछ 9.5 एटीएम के आसपास निकल के आता है। ठीक है, ये किसके आसपास निकल के आएगा, 9.5 एटीएम। तो P2 मिल गया, बहुत ही बढ़िया, ये तो हो गया डन। अब T2 भी निकालना है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या नहीं निकाल सकते, क्या यूज करेंगे हम, बोलो। आप यूज करोगे सर P1 1 माइनस गामा T1 गामा। आप यहाँ से क्या करो, V को PV इक्वल टू NRT से T/P लिखो और सिंप्लीफाई, तो यहाँ से आ जाएगी P2 1 माइनस गामा T2 गामा। इक्वेशन आएगी, सारी वैल्यूज हमारे पास है, पुट करना है, सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 1 माइनस गामा यानी 0.4। P1 की वैल्यू कितना है, P1 इज योर 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, हटाओ, दिस इज योर 1 इंटू T1 का है तो T1 ये रहा 300 होल पावर 1.4। P2 कितना है, P2 ये रहा 9.5, यही है, होल पावर कितना, या P2 कितना है 1.4, तो ये रख दो 5 की पावर कितना 1.4 इज योर P2 होल पावर 0.4 और T2 निकालना है 1.4। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या दे रहा है, तो ये मेरे को दे रहा है T2 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1.4 ले गए तो 5 की पावर 0.4, 5 की पावर 0.4, और इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें T2 मिल जाएगा, और T2 की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगी वो कुछ 571 केल्विन के आसपास निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेट। कैलकुलेशन आपको करना है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 1.4, तो ये माइनस तो ठीक है भाई, ये एक T2 आ रहा है, तो T2 क्या आया आपका, तो T2 आ गया यहाँ से 300 डिवाइडेड बाय 5 की पावर
माइनस साइन भी है ना। देखो बेटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैलसी अगर अलाउ होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे कैलकुलेटर अलाउ होता है ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये जो T2 देगा ये कुछ 571 केल्विन के आसपास आपको वैल्यू निकाल के देगा। तो हमें T2 भी मिल गया और हमें क्या मिल गया, P2 भी मिल गया। तो ये तो सिर्फ अभी इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। यानी प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी हुई होती है। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। देखो अब सेकंड पार्ट क्या है, स्टेप 2 के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेप 2 क्या हो रहा है, स्टेप 2 हो रहा है T2 P2 V2 से कहा जा रहे हैं हम T3 P3 V3। लिख दो, लिख दिया। पिस्टन वाज केप्ट एट द कंप्रेस हाइट H2, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या मतलब इस लाइन का, देखो मैं यहीं तक रुक रहा हूं, आगे क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, बट यहां तक लाइन क्या मीनिंग निकाल ली पहले वो तो समझ लें। द पिस्टन वाज केप्ट एट कंप्रेस हाइट H2, मतलब वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रखा गया है। इसका मतलब ये समझ में आया मुझे, ठीक है। टिल चैम्बर भी अगेन रीच थर्मल इक्विलिब्रियम विद आउटसाइड सराउंडिंग एयर। अब वो बोल रहा है कि वॉल्यूम पिस्टन का चेंज नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही रखा जा रहा है। कब तक रखा जा रहा है, जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता किसके साथ, आउटसाइड सराउंडिंग के साथ। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है, मतलब T3 की वैल्यू जब तक 300 केल्विन नहीं हो जाती तब तक पिस्टन को ऐसे ही रखा जाता है। assume that there was no heat exchange of chamber B with chamber A, यानी वो बोल रहा है, ये assumption बोल दिया कि यहाँ पर इन दोनों चैम्बर के बीच में अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, जो भी हो रही है वो सराउंडिंग से हो रही है ना। ये उसने बोल दिया ड्यूरिंग दिस स्टेप। तो ये assumption हमें मान के चलना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है। तो हमें T3 मिल गया, क्या मुझे V3 मिला, बिल्कुल मिल गया। अरे वाह, अब तो मुझे V3 मिल गया, मुझे T3 मिल गया। तो मेरे हिसाब से आप ही सोच के बताओ, मुझे T2 पता है, मुझे P2 पता है, मुझे V2 पता है, मुझे T3 मिल गया, मुझे V3 मिल गया, तो अननोन क्या पूछेगा। तो आप सभी बोलोगे सर P3 पूछेगा, सिंपल सी बात है। तो देख लेते हैं इसका पार्ट 2 क्या पूछने वाला है। तो डिटरमाइन द प्रेशर P3 ऑफ एयर चैम्बर बी एट द एंड स्टेप 2। क्या नहीं निकाल सकते, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। हुआ कि नहीं हुआ, INCHO 2024 का क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूं सिंपल लग रहा है, लेकिन जब पेपर आता है और आप उस पैराग्राफ को देखते हो ना तो हक्के बक्के रह जाते हो कि यार इसमें क्या तो पढ़े हम, क्या डाटा हम लें, कैसे निकालें। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सिंपल होती है, कंडीशन अप्लाइड। आप असाइन उसका जो पैराग्राफ दिया हुआ है बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ लो तो नहीं होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता P1/T1 सॉरी P2/T2 इक्वल टू P3/T3। बोलो इससे क्या T3 नहीं मिला, अच्छा P3 नहीं मिलेगा, मिलेगा। P2 कितना था, आप बोलोगे सर 9.51 आया था, T2 कितना था 571 कुछ आया था। P3 निकालना है, T3 300 केल्विन है, तो इससे P3 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये कुछ हो जाएगा 9×27 है ना, और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 पॉइंट कितना आ रहा है, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा है ना अप्रोक्सीमेटली 5। आप बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 5 ले लेता हूँ। तो मेरे पास P3 आ गया, तो ये स्टेप 2 आ गई। तो देखो सिंपल है कि नहीं है। अच्छा वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, INCHO की जो प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कैसे स्टेप्स लिख रहे हो उसके भी मार्क्स होते हैं। यानी डिटरमाइन द प्रेशर P3 हमने सॉल्व तो कर दिया, आपको लिखना पड़ेगा दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक देयरफॉर। ये सब चीजें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखनी पड़ेगी। तो लिखने का ध्यान रखना। जो बच्चे INCHO देने जा रहे हैं मैं फिर बता दूं, उनका यहाँ पर लिखने का भी मार्क्स होता है, आपकी स्टेप के भी मार्क्स होते हैं। इसलिए दिखने में बहुत सिंपल सा लिख रहा है, अरे सर हमने इसे सोल्व कर दिया, लिखना भी तो है। लिखना, मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स लिखने की, ठीक है। तो आप कैसे लिख रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़े आगे।
अब आ गया क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 1 2 तो हो गया फटाफट से। क्वेश्चन 3 के लिए उसने बोला है फॉर एयर इन चैम्बर बी टू गो फ्रॉम स्टेट T1 P1 V1 टू स्टेट T3 P3 V3 नंबर ऑफ पॉसिबल थर्मोडायनेमिक्स पाथ आर। जो करेक्ट है उसके आगे क्रॉस लगाना है ना, द करेक्ट ऑप्शन। और आप इनका रीजन भी अगर लिख के आए ना तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि क्रॉस तो आपने लगा दिया बट रीजन भी लिखे आओगे तो फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करना। अब वो क्या बोल रहा है कि हम T1 P1 से जा रहे हैं, तो पहली जो प्रोसेस थी वो एडियाबेटिक रिवर्सिबल थी कि नहीं थी, बोलो। स्टेप 1 वाली थी ना, तो ये एडियाबेटिक है। स्टेप 1 T1 P1 V1 से T2 P2 V2 एडियाबेटिक थी। हमें T3 P3 V3 तक जाना है, तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट था कि नहीं था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो V3 इक्वल टू क्या आ गया, V2 आ गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है और T3 और P3 हमने दिखा लिया था। अब वो बोल रहा है कि जब हम इसको मैं A नाम दे देता हूँ पॉइंट, इसको मैं B नाम दे देता हूँ और इसको मैं C नाम दे देता हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ, ओरली भी कर सकता था बट आपको वहां पर ऐसे लिख के समझाना पड़ेगा विद रीजन, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो उसको बोल रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल थर्मोडायनेमिक पाथ्स आर, कि अगर हम डायरेक्टली ए से कहा जाए, अगर ए से हमें डायरेक्टली सी जाना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल थर्मोडायनेमिक पाथ कितने हो सकते हैं। कुछ 1 2 3 उसने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 वन ओनली गिवन है, वो क्या ओनली यही एक पाथ है जिससे कि मैं इस ए से, इस ए वाले पॉइंट से मुझे इस सी वाले पॉइंट्स में जाना है, टीवी ग्राफ है, ठीक है। क्या एक और एक यही पॉसिबल पाथ है क्या जिससे कि मैं ए से बी सी जा सकता हूं, तो ये तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है सर, नहीं, इससे ज्यादा पाथ पॉसिबल है। कैसे, कोई ऐसे चला जाए, कोई ऐसे जाए, ठीक है, कोई ऐसे जाए, फिर 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 ऐसे जाए, बोलो एक से ज्यादा तो बहुत पाथ पॉसिबल है। 2 वन गिवन अबो एंड सेकंड इन्वॉल्विंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या ओनली 2 है क्या, नहीं, हमने देखा अभी मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। उसने ये थोड़ा बोला है कि रिवर्सिबली जाना है, उसने क्या ये बोला है कि रिवर्सिबली जाना है, नहीं बोला। जब नहीं बोला कि रिवर्सिबली जाना है तो ए से सी जाने की इनफाइनाइट इरिवर्सिबल पाथ हो सकते हैं। सिंगल स्टेज में जाओ, डबल स्टेज में जाओ, ट्रिपल स्टेप में जाओ, इनफाइनाइट स्टेप में भी आप जा सकते हो ए से सी, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी, वो एक सिंगल पाथ हो गया, है ना। तो बहुत सारे यानी इनफाइनाइट स्पीड ऑफ पिस्टन कंप्रेशन कैन बी अल्टर्ड इन मेनी वेज। थोड़ा सा झटका दिया फिर रुक गए नीचे ले जाके, फिर थोड़ा नीचे ले जाए फिर उसको रोक दिया, तो मैंने वही बताया कि इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, अच्छा क्रॉस लगाना है ना, तो ये क्रॉस का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब गलत नहीं होता, यहाँ पर क्रॉस का मतलब करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऐसे लिख दो, इट इज इनकरेक्ट, है ना। क्या ये करेक्ट है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। और इस पे लगाओ क्रॉस, क्रॉस मतलब ये करेक्ट है, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सिस्टमेटिक तरीके से इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना, क्योंकि आप अगर थोड़ा भी गलत लिखे है तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, है ना। अब आते हैं हम स्टेप, अच्छा अब ये स्टेप 3 की बात कर रहा है। स्टेप 3 का मतलब ये जा रहा है T3 P3 V3 से कहा T4 P4 V4। कैसे जा रहा है, द पिस्टन वाज पुल्ड अप एक्सट्रीमली फास्ट, अगेन बहुत फास्ट उसने क्या किया, पुल किया इस तरह से कि B4 इक्वल टू V1, तो B4 इक्वल टू V1 आ गया, जिसकी वैल्यू आ गई 39 ए, याद है एरिया इनटू हाइट, ये हमने निकाली थी। कहाँ याद रही होगी सर, इतनी इंफॉर्मेशन थोड़ा दिमाग में हम स्टोर करके चलते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने V1 की वैल्यू निकाल ली, एरिया इनटू हाइट 39 है, पिस्टन को वापस से क्या कर लिया, ओरिजिनल वॉल्यूम पे ले आए, बहुत अच्छी बात है। अगेन फिर देखो उसने लिख दिया अज्यूम, एक तो ये अज्यूम है ना खत्म ही नहीं होता। अच्छा बिना जंक्शन के कैसे वो मान ले हम कौन सी प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस तो बतानी पड़ेगी ना किस प्रोसेस से वो कर रहा है। तो अज्यूम दैट एयर इन चैम्बर बी अंडरवेट कंप्लीटली रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक एक्सपांशन। अगेन देखो प्रोसेस कौन सी हो गई, तो प्रोसेस हो गई यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, ठीक है। अब क्या, तो बहुत बढ़िया बात है, V1 पता, तो मेरे को ये पता है, T3 पता है, T3 की वैल्यू कितनी आई थी, 300 आई थी। P3 की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी आई थी भाई P3, एक बार ये डाटा लिख लो, क्या 5 ATM आई थी,
V3 कितना आया था, तो V3 इक्वल टू V2 था, 39/5 A था, है ना, ये लिख लिया। T4 P4 नहीं पता है, V4 उसने दे दिया ये है। तो ये हमारे पास कुछ डेटाज हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए, अभी तक हमने कैलकुलेट किए। अब इनको कैसे यूज करना है देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम नंबर 4। अब ये प्रॉब्लम नंबर 4, तो बेटा एक ही पैराग्राफ है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके 9-10 पार्ट हैं। तो बेटा यही होता है एनसीएचओ प्रॉब्लम में। डिटरमाइन द टेम्परेचर T4 एंड प्रेशर P4 एयर इनसाइड चैम्बर बी एट द एंड ऑफ स्टेप 3। क्या अब आप नहीं निकाल सकते क्या? कैसे निकालेंगे? ये रहा P3 V3 गामा इक्वल टू P4 V4 गामा। हमें P3 पता है, V3 पता है, V4 पता है, P4 हमें मिल जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, और ये आ गया तो फिर हम टेम्परेचर निकाल लेंगे, जैसा कि हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था। P1 1 माइनस गामा, T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा, T2 गामा। किया था कि नहीं किया था? तो सॉल्व करके यहाँ से आप क्या करोगे, आप प्रेशर और टेम्परेचर निकाल लोगे। तो ये वाली कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इसकी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है ये आपको आगे जरूरत पड़े। तो यहाँ से जो P4 आएगा वो आएगा कुछ 0.52 ATM के आसपास, और जो टेम्परेचर आएगा T4 वो आएगा 157.9 केल्विन के आसपास जब आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। क्यों लिखा? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पे अब हम मूव कर रहे हैं, तो उस नेक्स्ट पार्ट में क्या पता इसकी जरूरत पड़ जाए, है ना। तो हम बढ़ रहे हैं हमारे स्टेप 4 पे। अब स्टेप 4 क्या है, तो क्यों ना स्टेप 4 को समझा जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है स्टेप 4। तो क्या बोलता है स्टेप 4? स्टेप 4 बोलता है कि आपका V5 इक्वल टू V4 इक्वल टू V1 है, तीनों वॉल्यूम इक्वल है। मतलब हम V4 पे लाए और वॉल्यूम उतना ही रखा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने दिया, फॉर सफिशिएंट टाइम टिल चैम्बर ए अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद चैम्बर बी। मतलब क्या है, ये लाइन कुछ अलग बोल रहा है। अभी तक उसने चैम्बर एक ही रखा था जिसमें पिस्टन मूव करा रहा था, चैम्बर एक को पिक्चर में नहीं लाया था। अब वो चैम्बर एक को भी पिक्चर में ला रहा है और बोल रहा है फॉर सफिशिएंट टाइम टिल चैम्बर ए अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद चैम्बर बी। अब देखो प्रॉब्लम में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो, यहीं से प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो गई, खतरनाक हो गई। क्यों? क्योंकि चैम्बर बी का इंट्रोडक्शन कर दिया। अब उसमें हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हीट एक्सचेंज ऑफ एयर इन चैम्बर बी विद सराउंडिंग एयर आउटसाइड द चैम्बर वर्सेस विद चैम्बर ए डिपेंड्स ऑन द रेस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंज। यानी उसने जो बोला है, उसने ये बोला कि जो हीट एक्सचेंज है क्यू, इस वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, अब डायरेक्टली कर रहा है या इनवर्सली कर रहा है ये अभी बोला नहीं है, किस पे, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहां से मिला। हाँ, मतलब जो भी उनका कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है ना, उस पे हीट एक्सचेंज डिपेंड करेगा। मतलब हमारे को कहीं ना कहीं एरिया को पिक्चर में रखना है, ध्यान में रखना है आगे की कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, स्टेप 4 दे दिया उसने। आइसो कौन सी प्रोसेस हो गई, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसो कॉरिक हो गई। अब क्या, चलो आओ अब समझते हैं बेटा। अभी तो देखो, अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, अभी तो और कुछ बोल रहा है वो। पहला जंक्शन हुआ था वो, अब दूसरा जंक्शन है बेटा, यही है। assume that heat transfer between chamber A and chamber B is proportional to the surface area of contact। यानी A और B के बीच का जो हीट एक्सचेंज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। किसका? A और B के बीच का। बहुत बढ़िया, ये दे दिया। एंड हीट ट्रांसफर विद सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो एरिया रिमेनिंग लिख देते हैं ऑफ चैम्बर बी। किसका? चैम्बर बी का। रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग ऑफ चैम्बर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों ने जब ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो चैम्बर ए के एरिया से कर आए थे,
उसने क्लियरली लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर चैम्बर बी का रखना है आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू बिकॉज चैम्बर ए हैड सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर एज द सराउंडिंग एयर, ये उसने दे दिया। अब हमें क्या करना है वो हम थोड़ा सा देख, तो आता है क्वेश्चन 5। मेरे हिसाब से मुझे जो सबसे प्यारा पार्ट लगा ना इस प्रॉब्लम का वो था क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, बाकी तो बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे आगे जाओगे इसमें चीजें और अच्छी बनती जाती है, बट सबसे प्यारा पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 5। कैसे समझते हैं? डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ हीट एक्सचेंज ऑफ चैम्बर बी विथ चैम्बर ए इन स्टेप 4 वेयर डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ हीट एक्सचेंज, यानी हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। सीधा सीधा मोटा सा गणित हमें ये समझ में आता है कि हमें यहाँ पर एक्स निकालना है, यही निकालना है। अब एक्स है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्स है यहाँ पर बेटा हीट ट्रांसफर फ्रॉम चैम्बर ए, हीट ट्रांसफर हो रहा है चैम्बर ए से, अच्छा किस में हो रहा है, इंक्लूडिंग वॉल्स बिटवीन द टू चैम्बर्स ऑफ एयर इन चैम्बर बी। ए और बी के बीच का हीट एक्सचेंज, इसको मैं लिख रहा हूं UAB अपॉन टोटल हीट गेन बाय एयर इन चैम्बर बी। टोटल हीट गेन है, टोटल हीट गेन बाय एयर इन चैम्बर बी, ये एक्स है। अब देखो उसने ना एक चीज और यहां पर दे दी, उसने बोला था कि अगर हमें यहां पर आप किसी तरह से T4 P4 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते, किसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, T4 P4 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, किसमें 2.4 में, तो उसने दे दी है वैल्यू। आप आगे की प्रॉब्लम्स के लिए इससे प्रोसीड कर सकते हो, बट हमने तो निकाल ली T4 P4 की वैल्यू, क्योंकि सिंपल था, एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गया तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। निकाल दी ना हमने T4 P4, क्लियर है। तो चलो ये डेटा उसने दे दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो इस पे फोकस करते हैं। अब ये हीट एक्सचेंज कैसे निकाले, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग पे जोर डालो कि सर इस तरह से हीट एक्सचेंज निकाले, हीट एक्सचेंज फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी, हीट एक्सचेंज बिटवीन चैम्बर ए टू चैम्बर बी। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर NC डेल्टा T लगा देते हैं, हीट कैपेसिटीज हमें दे रखी है, हीट कैपेसिटीज हमें दे रखी है तो हम उसका यूज करें। मोल की बात वो कर ही रहा है कि 1 मोल एयर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया था। हमारे पास सब हर पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यूज पता है, हम स्टेप 5 में भी टेम्परेचर किसी तरह निकाल लेते हैं तो हमारा काम बढ़ जाएगा, और Q इक्वल टू NC डेल्टा T लगा देते हैं और हमें जो जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दी हुई है उनका यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक तरीका ये है। अब बेटा एक और तरीका है, मेंटोस मेथड। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है ही नहीं। अगर आप केमिस्ट्री के मेथड से सोचोगे तो बिल्कुल आप हीट एक्सचेंज निकालते जाओ, लंबा चौड़ा अप्रोच लगाओ, आंसर तो आएगा, कुछ कठिनाइयों के साथ आएगा। और अगर दिमाग की बत्ती जलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे सर कुछ तो यहां पर उसने कहानी गढ़ी थी, क्या हम इस कहानी से कुछ कंक्लूजन निकाल के उस एक्स को निकाल सकते हैं। देखो उसने क्या बोला कि ए और बी के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो ए और बी के बीच का कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली हीट एक्सचेंज जो कि किसका हो रहा है, सराउंडिंग के साथ हो रहा है, वो उसके रिमेनिंग एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिमाग की बत्ती जली, यस जली। हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम चैम्बर ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल हीट गेन बाय एयर इन चैम्बर बी, टोटल हीट गेन बाय एयर इन चैम्बर बी, टोटल एरिया ऑफ चैम्बर बी। बोलो ऐसा लिख सकता हूं, ये कहानी समझ। यानी मैं केमिस्ट्री के डायरेक्शन में जाके इसको सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो देखते ही मुझे चमका कि अरे यार ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। अगर आप वन डायरेक्शन में सिर्फ सोचोगे और सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचते हुए ले जाओगे तो बेटा इसकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत लंबी हो जानी है और आप इसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाने हो। लेकिन जब आपने
इस लाइन को ध्यान से पढ़ा ना कि सर यहाँ इसने एक कहानी दे दी है, क्या हम इस कहानी को यूज करके उस x को निकाल सकते हैं? तो आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये तो एरिया का रेशो हो गया। अब हमें एरिया पे फोकस करना है, अब हमें एरिया पे फोकस करना है। तो आते हैं उस डायग्राम पे। अच्छा, यहाँ पर बी के एरिया की बात हो रही है, तो देखो कहाँ गया वो डायग्राम, ढूंढो ढूंढो भाई, सबसे स्टार्टिंग में जाओ। तो ये रहा, ये है चैम्बर बी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसने दे रखा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है 25 इंटू 25। तो जो हमारी बॉटम होगी है ना, ये वाली लेंथ भी हमारी 25 है, और ये वाली लेंथ भी हमारी क्या हो गई 25। देखो कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं वो प्रॉब्लम में, है ना। ये दो लेंथ हमें दे दी। अच्छा, इसकी हाइट भी हमें दे दी, दिया है कि नहीं दिया है? अब ध्यान से समझना, प्रॉब्लम बहुत ही शानदार है। 39 अभी भी जैसा दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भी जब मैंने ये बोला ना एरिया का रेशो लेना है, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप गलती करके आओगे। आपका जो रेशो है ना वो आएगा ही नहीं अगर आपने प्रॉब्लम को ध्यान से एक्यूरेटली नहीं पढ़ा, नहीं समझा। तो कैसे, देखो समझते जाना। ये 39 यहां पर है। अब जो कांटेक्ट में है इस बी का इस ए के साथ, वो कितनी लेंथ होगी? क्या पूरी की पूरी 39 होगी क्या? नहीं होगी। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे। जो 2024 में INCHO का पेपर था उसमें बहुत सारे बच्चों ने यहां गलती करी और टोटल हाइट यहां पर ले ली। फर्स्ट वाले केस में 39 नहीं है। कैसे नहीं है बेटा? इसी के लिए तो उसने ये डायग्राम 2 दिया है, जिसपे हमने बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिमाग लगाया, ध्यान दिया। क्या है देखो ध्यान से, इसकी टोटल लेंथ है 39, बट क्या इसी की टोटल लेंथ 39 है? नहीं है। इट मीन्स व्हाट? ओनली इतने पार्ट में ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। कितनी हाइट का कांटेक्ट हुआ? 31 सेंटीमीटर का कांटेक्ट हुआ। बोलो, यहां था ट्विस्ट। समझ में आया? यहां था ट्विस्ट। तो अब ध्यान से देखना, कहां गए हम आते हैं वापिस से उस प्रॉब्लम पे। बहुत आगे पहुंच गए भाई, देखो ये रहा। तो इसको फ्रेश लिखते हैं, यानी हमें x निकालना है। x इक्वल टू कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय एरिया टोटल किसका? चैम्बर बी का। तो चैम्बर बी का जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है, तो एरिया को लेंथ इनटू हाइट में लिख सकता हूं, अपॉन अपॉन की बाद में बात करेंगे। तो लेंथ इनटू हाइट, तो कितनी लेंथ अपन हाइट मान लेते हैं। कितनी हाइट? हाइट लेंथ विड्थ ये तीन चीजें होती हैं, है ना। तो एक को मैं 25 ले लेता हूं, और कितनी हाइट कांटेक्ट में है? तो ये 31 है। बोलो है कि नहीं है? आप क्या करें? अब क्या करें, कैसे करें टोटल एरिया? टोटल एरिया, अभी टोटल एरिया कैसे निकालें? तो बेटा पहले इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आई? तो ये वैल्यू आ गई 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ए और बी के बीच का हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब ये टोटल कैसे निकालें, क्योंकि टोटल मिल जाएगा तो काम सोल्व हो जाएगा। तो अब यहां पे भी ना गड़बड़ी होती है। क्या गड़बड़ी होती है वो मैं आपको, सर टोटल ही तो निकालना है, हमें पता है कि टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ कितनी? 39 है। तो 39 इंटू क्या कर दो सर? 25 कर दो। 39 इंटू 25 कर दो। बेटा है ना, थोड़ा सा दिमाग से इस क्वेश्चन को सोल्व करना कि पहली बात तो ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड है। और इस क्यूबॉइड के अंदर मैं ये बना रहा हूं डायग्राम ताकि आपको समझ में आए। इतना वाला पार्ट का एरिया है 775, पहली चीज। दूसरी बात, अब सराउंडिंग से बचा हुआ एरिया कौन कौन सा हुआ? तो ये पूरा जो 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 कि हीट एक्सचेंज करेगा, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा, ये सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है। अब ये हो गया ऊपर का फेस, ये नीचे भी एक होगा वो फेस। तो एक ही है, एक ही है, दो। ये आपके सामने वाला 3, ये इसके जस्ट साइड वाला 4,
एक उसके पीछे वाला 5, क्या ये 5 कांटेक्ट में है सराउंडिंग के साथ? मान लो वो सिर्फ ये पूछता कि बताओ कि कांटेक्ट एरिया जो है वो सराउंडिंग के साथ कितना है, तो फिर आप क्या बोलते हैं? सर ये भी तो सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है, क्या नहीं है क्या? ये बोलो, ये भी तो सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है, इतना पार्ट है, तो ये भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल एरिया होगा वो हो गया क्या? एरिया ऑफ ए बी जो कि आपस में टच में है, प्लस ऊपर और नीचे का एरिया, प्लस इन तीनों साइड का एरिया, प्लस ये रिमेनिंग एरिया। ये एरिया हमें निकालना है और फिर सॉल्व करना है। अब समझ में आई प्रॉब्लम? तो नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा 775 प्लस इसका हो गया 25 इंटू 25 625, हुआ कि नहीं हुआ? प्लस ये वाली जो हाइट है 39 माइनस 31 कितना बचा? 8, 8 इंटू कितना हो गया? 25, तो 8 इंटू 25 कितना हो गया बेटा? 200 प्लस प्लस हमारे पास देखो ये वाला जो हाई लेंथ है ये है 39 और कितना है ये 25 इसका हाई है, तो ये हो गया 25 इंटू 39। ऐसे कितने फेज हुए? ऐसे 3 फेज हुए। प्लस एक और चीज है जो इसमें ऐड करनी रह गई, ध्यान से देखो क्या रह गया एक और चीज। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप कौन सा रह गया? सर अब बॉटम रह गया, तो बॉटम वाले का कितना आएगा? 625 आएगा। और बेटा जहां आपने ये लिखा ना वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप बोलोगे सर कैसे? सर ये तो है ए और बी के बीच का, मैंने कहा बिल्कुल। ये है सर टॉप वाला, बिल्कुल। सर ये हो गया रिमेनिंग वाला जो था किसका? ए और बी का रिमेनिंग हो गया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ये हो गया सर 3 4 5 वाले फेस का, मैंने कहा बिल्कुल। और सर जो बॉटम बचा 2 वाला ये उसका हो गया, बिल्कुल। तो टॉप वाला यानी टॉप वाले को मैंने 1 लिखा ये इसका, तो सर गलती क्या है? गलती यही हो गई। क्या हो गई? आओ वापिस से। अब आप बोलोगे सर कहाँ वापिस से ले जा रहे हो, हम तो क्वेश्चन में क्या दिया था भूल ही गए हैं। चलो दोबारा पढ़ते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। देखो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, यहां से बढ़ते हैं। ऑन द 6th साइड ये हो गया फुली मेड ऑफ कॉपर। चेंबर बी यहां से आ रहा है पिक्चर। चेंबर बी इज अ क्यूबॉइडल सिलेंडर हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 25 इंटू 25 through which a piston made of insulating material, यानी ये जो पिस्टन है ना ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। इट मींस इधर हीट एक्सचेंज होगी, इधर हीट एक्सचेंज होगी, इधर हीट एक्सचेंज होगी, लेकिन क्या इधर से हीट एक्सचेंज होगी? तो आंसर होगा नो। पिस्टन वाले फेज से हीट एक्सचेंज नहीं होगी क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नहीं लेना था ना? कितना ट्विस्ट। फिर भी आप बोलोगे सर इजी तो है, इजी लगता है, होता नहीं है, वहां करी आते गलत हो जाते, तो इस वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 775 डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करो तो 4525 विच इज इक्वल टू 0.171, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। ठीक है, तो बेटा था नहीं था ये वाला पार्ट सबसे मजेदार, आते हुए भी नहीं आया बोले तो गलत हो गया, आते हुए भी नहीं आया बोले तो गलत हो गया, क्योंकि इतनी माइनर चीजें हैं ना जिनका आपको इसमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। जिनका अगर आप ध्यान रख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा इसके बचे हुए पार्ट है वो इसके कंपैरिजन में उतना मजेदार नहीं है जितना ये आपको इसका 6 पार्ट है 7 पार्ट है, तो वो डेफिनेटली आप ट्राई करें, है ना। तो होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से INCHO के PYQs को अप्रोच करनी है, कि पूरा पैराग्राफ एक बार में नहीं पढ़ना है, उसको ब्रेक करके पढ़ना है। उसको क्या करना है, ब्रेक करके पढ़ना है। हर इंफॉर्मेशन को बहुत माइनरली अंडरलाइन कर लेना है, साइड में लिख लेना है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, 3 घंटे होते हैं आपके पास पेपर में, 3 घंटों में उस 3 आवर्स में आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं और पूरा 5 क्वेश्चन नहीं करना होता है। अगर आप 5 में से 3 साढ़े 3 एक्यूरेट क्वेश्चन भी करके आते हो, बहुत बड़ी बात होती है। 4 क्वेश्चन कर आते हो तो भाई साहब आप अलग ही लेवल के हो, खिलाड़ी हो, है ना। तो
तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, कितने पार्ट को, हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है। आपको क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी है। इसलिए एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए INCHO के प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, और हम इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी आपके साथ लेके आते जाएंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए क्या रहेगा, टाटा रहेगा, बाय रहेगा, थैंक यू रहेगा, ऑल द बेस्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम को यहीं पे रोकते हैं, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको पार्ट 2 के अंदर जो वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने इसको सॉल्व किया है। तो वहां पर हम इसका बचा हुआ पार्ट 2.6 एंड ऑनवर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। होप आपको आज के इस लेक्चर में मजा आया होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रॉब्लम थी, बहुत ही जानदार प्रॉब्लम थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के साथ, पार्ट 2 के बचे हुए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।